गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है डबल टैक्सेशन एंड इट्स अवॉइडेंस मैकेनिज्म। ठीक है, आज हम इसको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे एंड इसके रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन आता है तो हम कोशिश करेंगे। वैसे ना अब की बार जो क्वेश्चन आया हुआ था थोड़ा सा टेढ़ा आया हुआ था इसमें, बट पहले हम बेसिक्स क्लियर करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि क्वेश्चन क्या आया हुआ था और उसके रिगार्डिंग हमें क्या पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि जो मैं पढ़ के गई थी, जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी तो मेरे भी काम नहीं आया था, पर क्या पता अब की बार आ जाए, इसलिए वो बेसिक्स तो हमें क्लियर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से ये वीडियो पूरे अच्छे से समझना एंड कोशिश करना कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, डबल टैक्सेशन की बात हो रही है तो नाम से क्लियर हो रहा है, लेकिन हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है कि कोई भी बंदा जो है उसके ऊपर डबल टैक्स तो लगने वाला है नहीं। राइट, कहने का मतलब है कि टैक्स एक बार ही लगेगा। जो इनकम होगी आपकी टैक्सेबल इनकम, उसके ऊपर टैक्स एक बार ही लगेगा। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब एक बार टैक्स लगेगा तो ये डबल टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट कैसे आया। देखो क्या होता है, देखो कई बार ना आप बाहर इनकम कमा रहे हो, बाहर इन द सेंस कि आप फॉरेन में इनकम कमा रहे हो, तो आप वहाँ पर भी इनकम कमा रहे हो। तो जहाँ पर हमने ना एक दो बात स्टार्टिंग में पढ़ी थी टैक्स के अंदर, जब इनकम टैक्स हमने स्टार्टिंग में करा तब हमने ये बात पढ़ी थी कि जहाँ पर हम इनकम कमाते हैं वहाँ पर हमारी टैक्सेबल होती है। ठीक है, तो आपने फॉरेन में इनकम कमाई तो वहाँ पर टैक्सेबल हो गई। अब दूसरी बात हमने ये भी पढ़ी थी कि जो रेजिडेंट होता है इंडिया का या कहीं का भी जो रेजिडेंट होता है किसी कंट्री का, तो वहाँ पर उसकी टैक्सेबल होती है। अब जो पर्सन इंडिया का रेजिडेंट था वो किसी कारणवश दूसरे देश में गया और वहाँ पर उसने इनकम कमा ली, तो वहाँ पर भी टैक्सेबल हो गई और यहाँ पर भी हो गई, क्योंकि रेजिडेंट की वजह से। अब बेचारा वो इंडियन जो बाहर पैसे कमाने गया था वो तो रोने लगा। क्यों रोने लगा? एक तो बेचारा अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में पैसे कमाने गया, ऊपर से डबल टैक्स। तो इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से बहुत सारे देशों ने आपस में बैठक बुलाई और कुछ समझौता करने की कोशिश करी कि यार कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि डबल टैक्स लगे आपके ऊपर, कि वहाँ भी लग रहा है वहाँ भी लग रहा है। तो यहाँ पर जो हम इस चैप्टर में करेंगे डबल टैक्सेशन एंड इट्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अंदर, वो यहाँ पर ये होने वाला है कि डबल टैक्सेशन जो DTAA है उसके रिगार्डिंग एक तो जो सहमत हो गए जिन्होंने आपस में एग्रीमेंट बना लिया उसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे, और एक जो इन्होंने एग्रीमेंट कोई भी नहीं बनाया उसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे। लेकिन हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यही कहता है कि टैक्स जो है वो एक ही जगह पर लगेगा। ठीक है, इनकम टैक्स ये बोलता है कि टैक्स जो है वो एक ही जगह पर लगेगा, चाहे आपका वहाँ लग रहा है चाहे आपका यहाँ लग रहा है। ठीक है, इसमें याद रखने वाली बात ये है कि DTAA में आपको दो रिलीफ याद रखने, एक होता है यूनिलेटरल और एक होता है बायलेटरल। जो यूनिलेटरल रिलीफ होता है उसके अंदर आपका कोई DTAA नहीं होता, मीनिंग कोई एग्रीमेंट नहीं होता। जो बायलेटरल रिलीफ होता है उसके अंदर आपका DTAA होता है, मीनिंग आपका एग्रीमेंट होता है। ठीक है, याद रखना जो यूनिलेटरल रिलीफ होता है वो सेक्शन 91 के अंदर आता है और जो बायलेटरल रिलीफ होता है वो सेक्शन 90 एंड 90A के अंडर आता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? देखो वैसे ना ये टॉपिक थोड़ा सा समझाने वाला था, मतलब बोर्ड पे समझाने वाला था, पर अब अगर आप कर सकते हो तो थोड़ा ध्यान से समझो, हो जाए तो आपका हो जाएगा। वैसे ध्यान से समझो, अगर आपका DTAA नहीं है तो सेक्शन 91 के अंदर आएगा और वो यूनिलेटरल एग्रीमेंट होगा। कहने का मतलब होता है कि वो किसी के साथ एग्रीमेंट नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हमारा किसी के साथ एग्रीमेंट नहीं है तो जो देश जिसकी वो इनकम, मतलब जिस देश का वो रेजिडेंट है उस देश को दया आएगी अपने रेजिडेंट पर। समझ में आई बात? तो वो वहाँ पर क्या करेगा, जैसे वो इंडियन इनकम कमा के लेके आ रहा है, मान लीजिए कितने इनकम कमा के लेके आ रहा है, मान लीजिए 10 लाख रुपए वो इंडियन इनकम कमा रहा है। ठीक है, और फॉरेन इनकम वो कमाया है 5 लाख रुपए, तो टोटल इनकम हो गई आपकी 15 लाख रुपए। अब आप 15 लाख रुपए पर टैक्स लगाओ, कैसे लगाओगे? 0 to 2.5, मतलब 2,50,000 तक तो नील, उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% तो 12,500 हो गए, फिर बाकी उसके बाद कितने रह गए आपके, फिर 10 लाख तक 20% के हिसाब से लग जाएगा 5 लाख पे, तो 1 लाख रुपए हो गए। तो रिमेनिंग कितना रह गया? 5 लाख रुपए रह गया, उस पर 30% लगेगा 1,50,000, तो कितने हो गए? टोटल हो गया आपका 2,62,507 के साथ कैलकुलेशन करो, उसके ऊपर लगाओ @4% के हिसाब से, इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100, आपके आगे 10,500। ये क्या आ गया? अच्छा, 10,500 ऐड करो किस में, 10,500 को 2,62,500 में ऐड करो, 2,62,500 में ऐड करते ही 10,500 में
10,500 आपका आ गया, क्या हो गया ये, 1 मिनट, 2,62,500 प्लस करो 10,500 बोला था ना मैंने, तो आपका 2,73,000 आ गया। ठीक है, ये जो 2,73,000 आया है इस पर 4% सेस जोड़ो। अरे जितना भी आएगा ना वो अमाउंट जो आपकी आ गई उसको डिवाइड करो, टोटल आपकी जो इनकम थी 15 लाख से डिवाइड करो 15 लाख इंटू में 100। यहाँ पर जो आपकी जो रेट आएगी ना उसको कंपेयर करो फ़ॉरेन वाले टैक्स से जो आप फ़ॉरेन में पे करके आए हो। ठीक है, मान लीजिए आपकी आ गई अप्रॉक्सीमेटली आपकी 15% आ गई। ठीक है, तो वो ART आ गई 15% मान लीजिए आ गई, पे करके आए हो आप 20%, तो 15% और 20% दोनों के साथ कंपेयर किया जाएगा, दोनों में से जो कम होगी उसकी आपको रिबेट मिल जाएगी। कहने का मतलब देखो, ओवरऑल बात समझो, आप है ना इस थियोरेटिकल चक्कर में मत पढ़ो, जो मैं बताना चाह रही हूँ ना उस चक्कर में पढ़ो। मेरी बात सुनो, आपने कहीं बाहर जाके पे करके आए हो टैक्स, और आप अपनी फैमिली कह रही हो अपने घर में, मतलब अपनी डोमेस्टिक कंट्री में पे कर रहे हो। ठीक है, उन दोनों में जहाँ पर आपका कम टैक्स होगा ना वो रिबेट मिल जाएगी। समझ रहे हो, कहने का मतलब है कि आपको इन दोनों कंट्री में हाई रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। जोन से में ज़्यादा होगा ना वो आपकी पॉकेट से जाएगा, और जिसमें कम होगा उसकी रिबेट मिल जाएगी। ये तो कब है, जब आपको DTA मतलब कि एग्रीमेंट किसी दूसरी कंट्री के साथ नहीं हो रखा, तो ऐसे दिक्कत आ जाएगी ना बेचारे उस आदमी के ऊपर जो बाहर जाके कमा रहा है। तो यहाँ पर बात समझ में आई, रिलैक्स होके समझो। DTA का कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान है, डरो मत। ठीक है, और जो क्वेश्चन आया हुआ है ना, एक बार मैं अपने प्रीवियस को देखकर और फिर बताती हूँ कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। और कह रहा है कि अगर DTA मतलब हो, अगर यस है, मतलब कहने का मतलब है कि एग्रीमेंट हो रखा है, तो हम ये देखेंगे कि जो DTA का रेट है और जो IT एक्ट हमारे इनकम टैक्स एक्ट रेट है, दोनों में से विच एवर इज़ लेस आपको फाइनल टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आई, बिल्कुल आसान है, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। और अभी मैं आपको बता ही देती हूँ, एक बार मैं फ़ोटो दिखा देती हूँ जो क्वेश्चन आया हुआ था, फिर उसको डिस्कस करेंगे किस तरीके से अच्छे से समझने की। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं ना आपको एक बात बता देती हूँ, ये क्वेश्चन दिखाने का मेरा सीधा पर्पज़ ये है, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ कि क्वेश्चन ऐसा आया हुआ था, मैं आपको ये जस्ट ये बता रही हूँ कि पिछली बार इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन ऐसा ही टेढ़ा आया हुआ था। ठीक है, लर्निंग का, और वैसे ही मेरे से खुल गया था, और फिर जो पेपर था ना, मतलब ऐसे ही मैं प्रीवियस एनालिसिस कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो एक बार देख लेती हूँ। जब मैं एग्ज़ाम देने गई तो वही क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का यूँ का यूँ मिल गया। ऐसे ही मैं बता रही हूँ आपको, क्या पता DTA का यही क्वेश्चन मिल जाए, तो इसको प्लीज़ ध्यान से समझो। ये क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग कंट्रीज़ विद द टाइप्स ऑफ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइंड बाय इंडिया। इंडिया के साथ किसका साइन क्या हुआ है ये चीज़ बतानी है, तो आपको लर्न करा रही हूँ, तो यहाँ से आप लर्न कर लीजिए। साथ के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको टाइम हो तो आप DTA को एक बार अच्छे से गूगल करके ज़रूर देख लीजिए, क्या पता क्वेश्चन वहाँ से आ जाए। ठीक है, तो जल्दी से बता रही हूँ मैं, कंट्री जो ऑस्ट्रेलिया गिवन है। ठीक है, यहाँ पर बताना है टाइप ऑफ एग्रीमेंट किसके साथ हुआ है। इसका आंसर मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, इसका सेकेंड आंसर है। इसका मतलब ए का सेकेंड है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का कॉम्प्रीहेंसिव एग्रीमेंट है। याद हो गया, ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का कॉम्प्रीहेंसिव एग्रीमेंट है, AC बिल्कुल लर्न हो गया। सेकंड है आपका बहमास के साथ कौन सा एग्रीमेंट हुआ है, सेकंड का है फोर्थ टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट। बहमास, ओहो मैं तो ना बेहोश हो गई इस टैक्स के एक्सचेंज एग्रीमेंट को देखते देखते, तो ऐसे करके याद कर लो, टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट। ओके, उसके बाद लेबनान के साथ कौन सा एग्रीमेंट हुआ है, सी का है आपका फर्स्ट लिमिटेड एग्रीमेंट, ये तो मज़ा आ गया, LL लेबनान लिमिटेड एग्रीमेंट। उसके बाद श्रीलंका के साथ कौन सा एग्रीमेंट हुआ है, कॉम्प्रीहेंसिव एग्रीमेंट लिमिटेड मल्टीलेटरल एग्रीमेंट। ओके, श्रीलंका कॉम्प्रीहेंसिव एग्रीमेंट तो आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है, श्रीलंका के साथ लिमिटेड मल्टीलेटरल एग्रीमेंट भी है। देखो ये तो हमारी चोटी के साथ ऐसे, मतलब चोटी के साथ नहीं, वो जो मैप होता है इंडिया का बिल्कुल टच हो रखा है ना, तो मल्टीलेटरल एग्रीमेंट ऐसे करके याद कर लो। तो आई होप आपको ये तो लर्न हो गया होगा। अगर क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपके मज़े आ जाएंगे, 2 मार्क्स आपके हाथ में है। बाकी और कंट्री के साथ अगर आपकी पावर है लर्न करने की तो आप लर्न कर लीजिए, आपके 2 मार्क्स फिर तो पक्का ही हो जाएंगे अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन सा था आपका कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट, बेमास के साथ कौन सा था आपका टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट, उसके बाद लेबनान के साथ कौन सा था आपका लिमिटेड एग्रीमेंट, एंड श्रीलंका के साथ कौन सा था कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट
लिमिटेड मल्टीलेटरल एग्रीमेंट। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वैसे मैंने बहुत ही कम बताया है, बट ये काम का नहीं है, इतना ही है कि क्वेश्चन आए तो यहाँ से आ जाएगा, नहीं तो ना हम इतना पढ़ के गए थे, इसको पूरा अच्छे से रट के गए थे, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, तो ये जो इंटरनेशनल जितने भी हमारे एग्रीमेंट होते हैं, इनमें इतना ज़रूरी नहीं होता कि आपका बुक में जो है वही आएगा, थोड़ा सा बाहर से भी आ सकता है। तो एक बार गूगल करके एक बार सर्च कर लीजिए आप इसके रिगार्डिंग। ठीक है, हो जाएगा आपका। एंड अच्छे से प्रिपरेशन करो। 21 डेज़ रह गए, मैं डरा नहीं रही हूँ, बट फिर भी जो फैक्ट है वो फैक्ट ही है। ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन करो। आई होप कि आपका बहुत अच्छा ही होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।